हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी बाय धीरज सर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए गणित के बारे में। आज से हम गणित सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जिसकी शुरुआत करेंगे हम पहले चैप्टर से, वास्तविक संख्या से। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने से पहले, उससे पहले कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं, पहली संख्या हमारी है इसमें कि प्राकृत संख्या। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जब भी गणित की शुरुआत होती है तो गिनती से शुरुआत होती है। गणित की शुरुआत हमेशा गिनती से ही होती है। जब भी हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, पहले दूसरे क्लास से, कि गिनती की शुरुआत होती है तो जब भी मैथ की शुरुआत होती है तो गिनती से होती है। तो वही ध्यान देंगे यहाँ पे कि पहली हमारी संख्या है प्राकृत संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर्स। तो जो हम पहली दूसरी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, उसी को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, यानी गिनती की संख्याओं को। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। सभी प्राकृत संख्याओं को समुच्चय यानी संग्रह को n से सूचित किया जाता है। संग्रह को यहाँ पे संग्रह को n, कैपिटल N से सूचित किया जाता है। अतः ध्यान देंगे यहाँ पे, अतः n बराबर गिनती की संख्या है, 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6। छोटे बच्चों को हम शुरू में बताते हैं कि 1 से 100 तक गिनती याद करो, लेकिन क्या गिनती 1 से 100 तक ही होती है? नहीं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो गिनती की संख्याएं होती है वो अनंत होती है। यानी गिनती की संख्या यहाँ पे प्राकृत संख्या है, जैसे कि गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। और सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय यानी संग्रह को हम किससे सूचित करते हैं? कैपिटल N से सूचित करते हैं। अतः n बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे अनंत तक। ये सब क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। यानी जब भी संख्याओं की शुरुआत होती है तो सबसे पहले यहीं से शुरू होती है। गिनती की संख्याओं से ही हम कोई भी मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, कोई भी मैथ हम बनाते हैं। तो यहाँ पे पहली संख्या हम समझ गए कि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। अगली हमारी संख्या है दूसरी, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी इसको हम कहते हैं होल नंबर्स। इसका परिभाषा होता है दोस्तों कि सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे बात आ रही कि इसका नाम जो है पूर्ण संख्या क्यों है। तो यहाँ पे ध्यान दें कि जब भी हम गिनती की संख्या स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 जैसे ही डॉट डॉट लिखते आ रहे हैं, जैसे ही हम ऐसे बढ़ते बढ़ते 9 और उसके बाद 10 पर जब आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि 1 से 9 तक जो संख्या है और फिर 1 यहाँ पे क्या हो जा रहा है? रिपीट हो रहा है। लेकिन ये 0 कहाँ से आ रहा है दोस्तों? इसमें तो 0 नहीं था, तो वही यहाँ पे 0 के बिना ये सब संख्याएं क्या है? अधूरी होती है। क्योंकि जब तक हम 0 को नहीं जानेंगे तब तक हम क्या 10 20 30 यानी 10 20 30 40 50 100 1000 2000 इस सब को हम लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। यानी 0 के बिना यानी शून्य के बिना ये जो संख्याएं हैं अधूरी रह जाती है, इसलिए इसका नाम है पूर्ण संख्या। यानी सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम शून्य को जब शामिल कर देते हैं तब वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो अब रही बात कि शून्य को हम कहाँ पर शामिल करेंगे। शून्य जो है सबसे छोटी संख्या है। 1 2 3 4 जो है यहाँ पे हम सीखे कि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जिसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो उसके संग्रह में शून्य को शामिल कर देंगे तो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। जैसे अब यहाँ पे रही बात कि शून्य को हम क्या इन सब के बाद में शामिल करेंगे या पहले? यानी जो शून्य है वो ये सबसे छोटा है कि बड़ा है? तो सबको पता है कि ये जो शून्य है, ये जो सभी संख्याओं से छोटी संख्या है शून्य, इसलिए हम इसको सबसे पहले शामिल करेंगे। यानी यहाँ पे करें कि सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय यानी संग्रह को किससे सूचित किया जाता है? W से सूचित किया जाता है। यानी अतः W बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ये भी अनंत तक।
यानी जस्ट हम कहेंगे कि जो प्राकृत संख्याएं हैं उसके संग्रह में यानी उसके पहले शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये रही हमारी पहली संख्या प्राकृत संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या। इसके आगे बात करेंगे, तीसरी हमारी संख्या होगी पूर्णांक, क्योंकि जो भी संख्या होती है वो प्लस और माइनस दोनों में होती है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। तो वही हमारी धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्याएं हैं और शून्य उसको जब हम शामिल कर देते हैं उसके संग्रह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो इसके बाद बात करेंगे तीसरी हमारी संख्या होगी पूर्णांक। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा कि प्राकृत संख्या जो सबसे पहली संख्या हमारी होती है इसकी हम मैथ की शुरुआत करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या से। जब भी हम छोटे बच्चों को भी मैथ सिखाते हैं तो कहाँ से शुरुआत करवाते हैं, उसको हम गिनती सिखाते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 इसकी हम शुरुआत कराते हैं, उसके बाद उसके आधार पे हम उसको पहाड़ा यानी टेबल सिखाते हैं। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसकी मैथ जैसे जैसे आगे बढ़ती है इसी के आधार पे आगे बढ़ती जाती है, जोड़ घटाव गुना भाग उसको हम सिखाते जाते हैं। तो हमारी ये पहली संख्या होगी नेचुरल नंबर, यानी सबको ये पढ़ना ही। पहली हमारी संख्या है प्राकृत संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या। तो इसके आगे हम बात करेंगे तीसरी पूर्णांक के बारे में, इसको नोट करेंगे और आगे बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। तो आगे बात करेंगे पूर्णांक। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे हम सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बारे में पता लगा सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो उसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते। वो अनंत तक होती है, यानी गिनती की संख्याओं को हम अंत नहीं कर सकते, वो बहुत आगे तक बढ़ती चली जाती है। यानी यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, उसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते। उसी तरह इसमें भी कि सभी पूर्ण संख्या को यहाँ पे हम बताए कि जो भी पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, वो भी अनंत तक होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है इसमें, तो सबसे छोटी यहाँ पे जो है ये 0 है, जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और सबसे बड़ी अगर पूछा जाए तो उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी के बारे में हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये अनंत होती है। उसी तरह इसमें हम समझे कि एक को हम क्या कहते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी, इसको ध्यान देंगे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण यहाँ पे ये बात है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। उसी तरह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बात करेंगे। अगली संख्या हमारी है पूर्णांक। अगली संख्या है हमारी पूर्णांक। थोड़ा सा एक बात ध्यान देंगे यहाँ पे कि प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं को जब भी नंबर लाइन की बात आती है, हम नंबर लाइन पढ़ चुके हैं पहले भी कि नंबर लाइन ये होता है कि बीच में यहाँ पे 0 और 0 के दाईं तरफ जो भी संख्या होती है वो धनात्मक यानी प्लस में, और बाईं तरफ जो भी संख्या होती है वो माइनस में होती है यानी ऋणात्मक। तो जब भी बात आएगी कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, कहाँ पर उसको दर्शा सकते हैं, तो जब भी बात आती है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को, तो हमेशा 0 के दाईं तरफ उसको हम दर्शाते हैं, 0 के दाईं तरफ, क्योंकि जो भी संख्या ये होती है वो धनात्मक होती है यानी प्लस में होती है। तो यहाँ पे हम जितनी भी प्राकृत संख्या होगी और पूर्ण संख्या होगी उसको हम, पूर्ण संख्या तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 0 हो ही गया, और जितनी भी प्राकृत संख्या होगी उसको हम 0 के दाएं तरफ, यानी 0 के दाएं तरफ हम इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसी तरह इधर जस्ट माने जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वो आगे बढ़ता जाएगा। और जो भी ऋणात्मक संख्या होती है यानी माइनस की संख्या जो भी होती है
उसको हम इसके बाएं तरफ लिखते जाते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है? संख्या रेखा। संख्या रेखा। ये भी समझ में आया होगा कि जो भी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या होती है वो हमेशा संख्या रेखा पर जीरो के दाईं तरफ होती है। चलिए बात करते हैं, तीसरी हमारी संख्या है पूर्णांक। तीसरी हमारी संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो हमने बताया कि ये जो यहाँ पे ये संख्या रेखा हो गया, जहां पर हम 0, 1, 2, जीरो के दाएं तरफ जो भी संख्या होती है प्लस में होती है और इधर जो भी होती है माइनस में होती है। तो पूर्णांक वही होता है दोस्तों कि प्रकृत संख्या के संग्रह में, प्रकृत संख्याओं के संग्रह में, प्रकृत संख्या यानी जो 1, 2, 3, 4 जो गिनती की संख्या होती है उसके संग्रह में 0 यानी शून्य, और उसके अलावा यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो 1, 2, 3, 4 जो संख्या हो गई उसके संग्रह में ये शून्य, और उसके अलावा ये जो -1, -2, -3 यानी जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती है उसको शामिल कर देने से ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाता है दोस्तों पूर्णांक। ये क्या कहलाता है? पूर्णांक। यानी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, यहाँ पे इसका परिभाषा होगा कि प्राकृत संख्या यानी गिनती की जो संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके संग्रह में शून्य और -1, -2 यानी ऋणात्मक संख्या, प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य और ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याओं। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ऋणात्मक संख्याओं यानी जैसा कि -1, -2, -3, -4 इसी तरह डॉट डॉट यानी ऋणात्मक संख्या यानी माइनस की जो संख्या होती है उसको शामिल करने से प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे कि सभी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को, सभी पूर्णांकों के समुच्चय को, सभी पूर्णांकों के समुच्चय को, समुच्चय यानी संग्रह, सभी पूर्णांकों के समुच्चय यानी संग्रह को जेड से सूचित करते हैं। स्मॉल जेड, जेड से सूचित किया जाता है, जेड से सूचित किया जाता है। अतः हम कहेंगे कि जेड बराबर यानी पूर्णांक बराबर। तो हमने बताया कि गिनती की संख्या यानी जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ऐसे भी डॉट डॉट, और उसमें करें कि प्रकृत संख्याओं के संग्रह में किसको शामिल करना है? 0 को शामिल करने से, तो 0 हमारा हो गया। और ऋणात्मक संख्याएं यानी जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वो 0 से भी छोटी होती है। ये बात आपको पता होगी कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वो 0 से भी छोटी
होती है। तो ये प्राकृत संख्याओं के संग्रह में 0 और उसके अलावा जो हमारी ऋणात्मक संख्या माइनस में हो गई, -1 -2 डॉट डॉट इसी तरह, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसी को हम पूर्णांक कहते हैं। तो ये हमारी रही सबसे शुरुआती 3 संख्याएं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इसी के आधार पे हम मैथ में आगे बढ़ते जाते हैं और एक से एक मैथ, एक से एक चैप्टर में हम इसी के आधार पे गणित को हल कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आई होगी। ये मैथ में शुरुआती 3 संख्या होती है, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। इसको हमने यहाँ पे नंबर लाइन की सहायता से आपको बताया कि ये हो गया 0 1, 0 के दाएं तरफ जो भी संख्याएं होती है वो क्या होती है, 0 के दाएं तरफ जो भी संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है और हमेशा 0 के बाएं तरफ जो भी संख्या होती है वो ऋणात्मक होती है। यानी हम इसको सम्मिलित रूप से अगर इसको हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसी को हम कहेंगे पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इसी को हम कहेंगे पूर्णांक यानी इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स का डिफिनीशन होता है कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में 0, तो हमारी प्राकृत संख्या हो गई, उसके संग्रह में 0 और जो भी ऋणात्मक संख्या यानी माइनस की संख्या होती है उसको शामिल कर देंगे तो वही क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। तो चलिए यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसके आगे हम बात करते हैं कुछ और संख्या है, उसके बाद जो हमारा पहला चैप्टर है मैथ में वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वहां तक हम पहुंचेंगे। उससे पहले और 1-2 संख्याओं के बारे में जानेंगे, तब हम वास्तविक संख्याओं तक पहुंचेंगे। तो चलिए इसको नोट करेंगे, आगे बात करेंगे इसमें। उम्मीद करते हैं कि ये 3 जो संख्याएं हमने बताया, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगली हमारी संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या, वैसी संख्या जो P बटा Q, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो या जिसे हम P बाई Q के रूप में, P बाई Q के रूप में लिख सके। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके, वे क्या कहलाती है, वे परिमेय संख्या कहलाती है। वे परिमेय संख्याएं, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, अगर नहीं हो तो उसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। सभी परिमेय संख्याओं को ध्यान देंगे कि सभी परिमेय संख्याओं को यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे क्या हुआ कि P बटा Q के रूप में लिख सके, वे क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0, Q बराबर नहीं है 0। इसका मतलब कि कोई भी संख्या होती है, चाहे हम यहाँ पे 5 लिख दिए, चाहे 6 लिख दिए, चाहे 7 लिख दिए, चाहे जो भी संख्या हम लिखते हैं उसका हर कभी भी 0
नहीं हो सकता। यानी जो भी हम यहाँ पे 5 लिखे तो हमें कभी भी इसको 5/0 नहीं लिख सकते। इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, 6 को 6/1 लिख सकते हैं, 7 को 7/1। यानी जो भी संख्या होती है, चाहे वो पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो या प्रकृत हो, उसके हर में कभी भी शून्य नहीं होता। इसलिए यहाँ पे शून्य बराबर नहीं होता है 0। सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय यानी संग्रह, समुच्चय यानी संग्रह को Q से सूचित किया जाता है। को Q, कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। अतः Q बराबर, तो यहाँ पे परिभाषा हम इसको समझेंगे कि वैसी संख्या, जो भी संख्या होती है वो पहले से बटा के रूप में, यानी P/Q, जिसमें अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों हो, अगर नहीं हो तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सके, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे हम लिख रहे हैं कि 2/5, 7/2, 9/11, 6/4, ये सब हम देख रहे हैं कि बटा के रूप में, यानी अंश और हर, यानी P/Q इसके रूप में है, इसके रूप में यहाँ पे पहले से है। अगर नहीं है तो उसे हम लिख सके, क्या कर रहा है परिभाषा की, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 10, 15, जो भी संख्या हम लेते हैं, तो इसके बाटा में हम देख रहे हैं कि 2 हम लिए हैं, इसके बाटा में हम क्या लिख सकते हैं? तो हमने बताया कि कभी भी किसी भी संख्या, जो भी संख्या होती है प्रकृत, पूर्ण या पूर्णांक, उसका हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो शून्य नहीं हो सकता है तो उसके बाटा में हम क्या लिख सकते हैं? 1। उसके बाटा में हम अपने से क्या लिख सकते हैं? 1। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि जो संख्या P/Q के रूप में हो या जिसे हम बाटा के रूप में लिख सके, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसी तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इत्यादि। उसके अलावा ध्यान देंगे और एक बात यहाँ पे कि उसके अलावा भी और जो संख्या है, जो संख्या रूट में होती है, इसमें हमें यहाँ पे हमने 1 लिखा है, आपको बताने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 लिखा है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 को 2/1, 5 को 5/1। इसी तरह जो भी संख्या है उसके बाटा में हम 1 लिख सकते हैं। उसके अलावा जो संख्या रूट में होती है और जिसका वर्गमूल निकल जाए, यानी स्क्वायर रूट हो और उसका स्क्वायर हो जाए, यानी उसका वर्गमूल निकल जाए, स्क्वायर रूट निकल जाए, जैसे √16, √9। तो √16 का वैल्यू यहाँ पे होता है दोस्तों, ध्यान देंगे क्या होता है? 4। जब 4 हो गया तो हम इसको बटा में 1 दे सकते हैं, क्योंकि हमने क्या बताया कि कभी भी किसी भी संख्या जो है उसके बटा में 0 नहीं हो सकता। तो √16, √9 लिख सकते हैं, तो 9 का वैल्यू होता है 3, यानी 3/1, √25 मान लेते हैं, √25 ले रहे हैं तो 5, इसके बटा में हम 1 देख सकते हैं, √81, 9 बटा में 1 दे सकते हैं। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या, जैसे में जो भी संख्या बटा में हो या गिनती की संख्या बिना बटा के हो, जिसमें हम बटा में 1 दे सकते हैं, और उसके अलावा वैसी संख्या जो रूट में हो और उसका स्क्वायर रूट निकल जाए, यानी उसका वर्गमूल निकल जाए, तो ये संख्याएं जो सब क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। इस तरह और भी संख्या इसमें होगी इत्यादि। तो इसके आगे अगली संख्या है हमारी 5वीं संख्या। इसको आप पॉज करके इसको नोट करेंगे। अगली संख्या बता रहे हैं 5वीं हमारी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जस्ट इसकी अपोजिट होती है, यानी जस्ट इसकी उल्टा, यानी कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न हो, या जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सके, उसे हम अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर
कहते हैं, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। पांचवी है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में, जो P बटा Q के रूप में न हो, जो P बटा Q के रूप में न हो, या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब रही बात कि वैसी कौन सी संख्या है जो न तो बटा के रूप में होती है और न उसे हम बटा के रूप में यानी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जितनी भी संख्याएं रूट में होती है इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते यानी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वैसी सारी संख्याएं अपरिमेय कहलाती है। पाई जो संख्या है वो भी एक अपरिमेय संख्या है। उसके अलावा वैसी संख्या जिसका दशमलव के बाद अनावर्ती रूप से वो बढ़ता जाए, अनावर्ती रूप से, जैसे यहाँ पे 1.010001 यानी इसका अंत नहीं है, ये इसी तरह अनावर्ती रूप से बढ़ता जाए। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने बताया कि वैसी सारी संख्याएं जो रूट में होती है और उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √11, √15। उसके अलावा हमने बताया कि 0.01, 001, 0001, 401 ... माने ये संख्याएं हम देख रहे हैं कि अनावर्ती रूप से ये बढ़ती चली जा रही है, यानी दशमलव के बाद इसका अंत ही नहीं है। 01, 001, 000, 401, 501, 601, 701 यानी इसी तरह ये अनावर्ती रूप से अनंत रूप से बढ़ती चली जाएगी, यानी उसका कोई भी अंत नहीं है। तो इस प्रकार की संख्याओं में हम बटा में कभी भी एक नहीं देख सकते हैं, इसके बटा में हम कभी भी एक नहीं दे सकते। ये जो संख्या होती है रूट में, इसके बटा में भी हम एक कभी नहीं दे सकते, क्योंकि इसका जब वैल्यू निकलता है तो न तो वो पूर्ण संख्या होती है और न ही प्राकृतिक संख्या होती है, इसलिए इसके बटा में हम एक नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे हमने बताया कि P बटा Q के रूप में नहीं लिखा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। Q बराबर नहीं है 0, क्योंकि हमने बताया कि Q यानी जो हर होता है वो किसी भी संख्या का हर कभी भी वो 0 नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे Q बराबर नहीं है 0। यहाँ पे हमने बताया और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1.12, 1.12, 112, 112, 412, ... इसी तरह बढ़ती जाएगी। 2.01, 001, 001, 000, 401, ... तो ये सारी संख्याएं जो होती है दोस्तों, ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या
कहलाती है, क्योंकि इसके बटा में हम कभी भी एक नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो संख्या है ये ना तो पूर्ण है और ना ही पूर्णांक है, इसलिए हम इसके बटा में कभी भी एक नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान देंगे कि पाई, यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें लिखेंगे जो पाई संख्या होती है, पाई होती है वो भी क्या है, पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई का वैल्यू क्या होता है आप लोग बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। आप लोग को पता होगा, 9th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि पाई का वैल्यू यानी पाई का मान क्या होता है। कमेंट में प्लीज आप लोग पाई का वैल्यू यानी पाई का मान बताएंगे। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि ये परिमेय और अपरिमेय को एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट करा दे रहे हैं कि वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके, यानी बटा में एक देकर लिख सके, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में बटा में संख्या जो भी है, उसके अलावा जितनी भी संख्याएं रूट में होती है उसका वर्गमूल निकल जाए, उसके अलावा जो भी संख्या मैंने बताया कि गिनती की संख्या जैसे 5 हो, 6 हो, 7, उसके बटा में हम एक दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय कहलाती है। और अपरिमेय जस्ट उसका अपोजिट याद करेंगे कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में न हो और जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सके, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब आती है बात वास्तविक संख्या, जो हमारी पहला चैप्टर है हमारा मैथ में, वास्तविक संख्या। अब हम वहां पे पहुंच रहे हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो अब जब हमने बताया कि परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो चलिए उसी के बारे में बात करेंगे। अगला वास्तविक संख्या, जो हमारा चैप्टर है आज का, बस केवल ये इंट्रोडक्शन क्लास है। वास्तविक संख्या तक हम पहुंचने के लिए इतनी सारी संख्याओं को हमने बताया। कल से चैप्टर पर चलेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इंट्रोडक्शन ही क्लास था संख्याओं के बारे में, आपको वास्तविक संख्याओं तक पहुंचाना था, इसलिए हमने वास्तविक संख्याओं से पहले कुछ संख्याओं को हमने बताया। तो हमारी जो संख्या, जो चैप्टर है मूल, यहाँ पे वास्तविक संख्या, तो वही है अगली वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, तो हमने बताया कि क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय यानी संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। को वास्तविक संख्या यानी पूछा जाए कि परिमेय संख्याओं को और कौन सी संख्या कहा जाता है, तो कौन सी संख्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। पूछा जाए कि अपरिमेय संख्याओं को और कौन सी संख्या कहा जाता है, तो वास्तविक संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय यानी संग्रह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। तथा इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अतः बात करेंगे कि कैपिटल आर बराबर, तो कैपिटल आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या, जैसे 7/5, 6/9, 5/10, 4, 7,
8, रूट में संख्या कुछ ले लेते हैं, रूट 16, रूट 9, उसके अलावा और रूट में ले लेते हैं कि रूट 5, रूट 7, रूट 10, 1.01001, 0001, डॉट 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 इत्यादि, यानी परिमेय और अपरिमेय। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हमारी संख्या है ये परिमेय संख्या है और ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से, इसको हम जब मिला देंगे सम्मिलित रूप से, इसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिभाषा से ही समझ में आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में यानी पहले चैप्टर में हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित ही सारे प्रश्न जो भी होंगे वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। वास्तविक संख्याओं तक पहुंचाने के लिए, यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वहां तक पहुंचाने के लिए हमने उसके पहले प्राकृत, पूर्णांक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बताया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी संख्या आपको समझ में आई होगी। तो इसके आगे कल बात करेंगे, कल से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और जो भी उसमें मैथ होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।